साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः यह बात साफ दिखाई नहीं देती कि ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह कला भी अपनी चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है। और संभवतः आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं वही आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कला को की दुनिया में क्या बदलाव आए और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास में से किस तरह जुड़े हुए हैं। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। आप पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था जिसका हम सब इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जियों, मीनारों और महराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें, कोई मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थपरक मानव छवि या किसी देवी देवता की तस्वीर, मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छापी गई तस्वीरें आदि इसी तरह के उदाहरण हैं। चित्र में आप देख सकते हैं दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया यह चित्र है। इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलाव पर विचार करेंगे। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। 18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे थे। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियों और नई परंपराएं भी अपने साथ लाए थे। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा की। यूरोपीय कलाकारों ने अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। यूरोपीय कलाकार तैलचित्र की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक में से बहुत परिचित नहीं थे। तैलचित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीज़ों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीरें बनाई वे भी अलग अलग थी, परंतु प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। आइए साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को देखें। मनोहारी दृश्यों की चाह। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। यहाँ मनोहारी का क्या अर्थ है? दरअसल इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य ऊबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। टॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे।
उन्होंने भारत में ब्रिटेन के नवविजित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई। कैनवस पर बने उनके विशाल तैलचित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। चित्र 2 में आप देखेंगे, चित्र 2 गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित खंडहर टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया यह चित्र है। तैलचित्र 1791 ईस्वी का आप चित्र देख सकते हैं। चित्र 2 डैनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नयनाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। इनमें एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो अब नष्ट हो चुकी है। चित्र को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। उत्कीर्ण चित्र का क्या मतलब है? लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर। आगे हम देखें, ब्रिटिश शासन। चित्र 3 को यदि देखें तो कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट टॉमस एवं विलियम डैनियल द्वारा बनाया गया यह चित्र है। 1786 चित्र को हम देख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डैनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों के कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़ी शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। इन तस्वीरों में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सड़कों पर जीवन की गहमागहमी, इसमें नाटकीयता और उत्तेजना है। चित्र 2 और 3 को गौर से देखिए। इनमें आप देख सकते हैं कि डैनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है। चित्र 2 में भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। उसमें फकीर, गाय और नदी में चलती नौकाएं दिख रही हैं। इसके विपरीत चित्र 3 में देखें, ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है। इसमें तेजी से होने वाले बदलावों पर जोर है। तो ये है चित्र 3 और इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो चित्र 2 है। ये रहा चित्र 2। प्राधिकार का चित्रण औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदमकद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। रूप किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो। रूप चित्रण पोर्ट्रेट बनाने की कला। इसके आगे हम देखें तो जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहान जोफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। योहान जोफनी, उनका नाम जर्मनी में हुआ था।
उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। 1780 के दशक के मध्य वे 5 साल के लिए भारत आए थे। चित्र 4 और चित्र 5 में हम देख सकते हैं। चित्र 4 और चित्र 5 में जोफनी द्वारा बनाए गए रूप चित्र के 2 उदाहरण हैं। इनमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लान को भी देख सकते हैं। इनमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है। वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं या दंभपूर्वक बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते थे। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते थे। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल तैल रूप चित्र बनवाने लगे थे। चित्र 4 में गवर्नर जनरल हेस्टिंग और उसकी पत्नी का बेलवेडेयर एस्टेट की पृष्ठभूमि में बनाया गया पोर्ट्रेट योहान जोफनी द्वारा यह चित्र बनाया गया है। तैल चित्र 1784। पृष्ठभूमि में भव्य औपनिवेशिक महल को देखिए। चित्र 5 को देखिए। कलकत्ता के ओरियल एवं डैशवुड परिवारों का चित्र योहान जोफनी द्वारा चित्रित। तैल 1784। टॉमस डैशवुड का विवाह शार्लेट लुजिया ओरियल से हुआ था। इस चित्र में उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की खातिरदारी करते हुए देख सकते हैं। इस चित्र में भारतीय नौकर चाकर चाय पेश कर रहे हैं। चित्र 5 में हम देख सकते हैं। गतिविधि में देखें तो चित्र 4 और 5 इनमें भारतीयों को किस तरह कमतर स्थिति में दर्शाया गया है। अंग्रेजों के कपड़ों पर ध्यान दीजिए, उनसे क्या पता चलता है। आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात किए और राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासत का शासन नियंत्रित करने लगे थे। कुछ नवाबों ने इस दखलंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेजों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों के साथ मेलजोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इस तरह के एक नवाब थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विलिसन नाम के 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने रूपचित्र बनाने का जिम्मा सौंपा और ये पेंटिंग्स इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली और अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, परंतु इन रूप चित्रों में वह खुद को एक शाही और रौबीले अंदाज में देखकर खुश हो सकते थे। चित्र 6 में विलिसन द्वारा बनाए गए उनके चित्र को देखिए। आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपने शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया है। चित्र 6 आरकट के नवाब मोहम्मद अली खान का चित्र जॉर्ज विलिसन द्वारा बनाया गया तैलचित्र 1775। ये चित्र आपने देख लिया। इतिहास को चित्रित करना साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी, जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था।
18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय थी। भारत में अंग्रेज़ों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरे और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। इन तस्वीरों में भी अंग्रेज़ों का यशगान होता था। उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन द्वारा बनाया गया था। चित्र 7 में आप देख सकते हैं। चित्र 7 में देख सकते हैं, प्लासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से मिलने आए हैं। फ्रांसिस हेमन द्वारा चित्रित तैल 1762 में बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। यह चित्र 7 है। अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। अंग्रेजों को यह जीत साजिश से मिली थी और साजिश में मदद देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया है। इसमें मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य दिखाया गया है। गतिविधि में देख सकते हैं हम कि अंग्रेजों की जीत को दिखाने के लिए कौन से तरीके अपनाए हैं। चित्र 7 और 8 में इंग्लैंड के झंडे यूनियन जैक को देखें, उसे इसी जगह पर क्यों चित्रित किया गया है। आगे हम देखें ब्रिटिश सैनिक, चित्र 8 को देखें। ये जो है सेरिंगापाटम पर धावा रोवर केर पॉटर द्वारा बनाया गया चित्र है। पैनोरमा तैल चित्र 1800 ईस्वी में। ब्रिटिश सैनिक विजय की जश्न सेरिंगापट्टनम अब श्रीरंगपट्टनम के युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे। आखिरकार 1799 में सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। चित्र 8 में आप देख सकते हैं कि चित्रकारी ने युद्ध के दृश्य को किस तरह दिखाया। इसमें अंग्रेजी टुकड़ियाँ किले पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं। अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़ों टुकड़े कर रहे हैं, दीवारें फाड़ रहे हैं, टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र ज़बरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग में पेश करती है और अंग्रेज़ों की जीत का गौरवगान कर रही है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ने का भी प्रयास किया। उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेज़ों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेज़ों को अजेय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। अंग्रेज फौजों का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर धावा बोलने वाले जनरल बेयर्ड को इस चित्र के बीचों बीच विजय भाव के साथ दर्शाया गया है। लालटेन से बेयर्ड पर रोशनी पड़ रही है, जिससे वह सबको दिखाई दे रहा है। बाएं कोने पर टीपू का शव पड़ा है, जो
नीम अंधेरे में है। टीपू की फौजें हार चुकी हैं, उनके शाही कपड़े फाड़कर फेंक दिए गए हैं। यह पेंटिंग मानो ऐलान कर रही है कि जो अंग्रेजों का विरोध करेगा उनका यही हश्र होगा। चित्र 9 को देखें। डेविड वेयर्ड की पत्नी ने डेविड विल्की को यह चित्र बनाने के लिए कमीशन किया था। उसने ऐसी तस्वीर क्यों बनवाई होगी? आगे देखें। दरबारी कलाकारों का क्या हुआ? दरबारी कलाकारों का क्या हुआ? जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ? भारतीय दरबारों में मौजूद चित्रकारों ने शाही कला की नई परंपराओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी? विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझानों देख सकते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। वह स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते रहे। सेरिंगापाटम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे। चित्र 10 में इसी तरह का एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में 1780 में पोलिलुर में हुए इस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजी फौजों को धूल चटाई थी। भित्ति चित्र यानी दीवार पर बना चित्र आप चित्र 10 में देख सकते हैं। चित्र 10 में टीपू सुल्तान द्वारा 1780 के पोलिलुर युद्ध में अंग्रेज सेना पर हैदर अली की फतह की याद में सेरिंगापाटम स्थित दरिया दौलत महल के लिए बनवाया गया एक भित्ति चित्र। गतिविधि में देखें तो चित्र 8 और 10 की तुलना कीजिए। इन तस्वीरों की विषय वस्तु में आपको कौन सी समानताएं और फर्क दिखाई देते हैं? अगर आप अंग्रेज से लड़ते नवाब होते तो आप कलाकारों से लड़ाई के कौन से दृश्य के चित्र बनवाते, जहां आप हार गए थे और या जहां आप जीते थे? क्या आपको चित्र 10 की भित्ति चित्र यथार्थपरक दिखाई देता है? मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाबों की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बिठा दिया था। पहले उन्होंने मीर जाफर को और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघुचित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैली को सीखें। चित्र 11 इस बात का उदाहरण है। यह ईद की एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी चित्र 11 में देख सकते हैं कि यह एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के एक स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया, जो नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध देती है। चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासत का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त होती गई थी। अब यह दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारों का खर्चा उठा सकें और उन्हें दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सकें। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते? उनमें से बहुत सारे अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। चित्र 11 में हम देख सकते हैं ईद का एक जुलूस। मुर्शिदाबाद के नवाब मुबारकउद्दौला सैलानी ब्रिटिश कलाकार जी फेरिंगटन द्वारा बनाए गए
एक तैल चित्र की स्थानीय दरबारी चित्रकारों द्वारा बनाई गई नकल 1799 से 1800 में। साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सकें। वे भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों और जानवरों की, ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की, त्योहार और जुलूसों की, व्यवसायों और दस्तकारी की, जाति और समुदायों की पेंटिंग बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता था। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता है, परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। आइए देखें कि दरबार के बाहर क्या चल रहा था। इस तरह चित्र 12 को यदि हम देखें तो इस तस्वीर में हम क्या देखते हैं। इस तस्वीर में तीनों युगल तंजौर इलाके के अलग अलग धार्मिक समुदायों को दर्शाते हैं। तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग 1830 की। इस तरह का कंपनी पेंटिंग में लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दर्शाया जाता था। इन चित्रों में इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ये लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते या काम करते थे। ये चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते थे कि जिनके जरिए विभिन्न लोगों और समुदायों को बाहर के लोग आसानी से पहचान सकते हैं। जिस तरह कंपनी चित्रों में विभिन्न प्रकार के भारतीय पौधों, पक्षियों और पशुओं को दर्शाया जाता था, उसी तरह मनुष्यों को भी विभिन्न व्यवसायों, जातियों और संप्रदायों के नमूने के रूप में ही चित्रित किया जाता था। नई भारतीय लोक कला को हम देखेंगे। 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। बंगाल में काली घाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहाँ के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत में कुम्हार और उत्तरी भारत में कुम्हार एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे। नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था। नए बाजार खुल रहे थे। शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी में से पहले ग्रामीण पटुआ और कुमोर आमतौर पर पौराणिक विषयों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। काली घाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीज़ें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब काली घाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रिआयामी दिखने लगी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थी। दरअसल शुरुआती काली घाट चित्रों में मुखर सुनियोजित अयथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थीं। उनमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। खुर्रा चित्र में हम देख सकते हैं कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था। खुर्रा चित्र कई तरह के हो सकते हैं,
लेकिन इस अध्याय में हम केवल खर्रा पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये है खर्रा चित्र। चित्र 13 में हम देख सकते हैं कि हनुमान और जम्बूवन के बीच युद्ध। काली घाट पेंटिंग 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता, कागज पर जल रंग। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कलाकारों ने परंपरागत छवियों को भी आधुनिक रूप दे दिया है। इसमें हनुमान जूते पहने हुए हैं, जिनका चलन 19वीं शताब्दी में बढ़ता जा रहा था। आगे हम देखें 1840 के दशक के बाद काली घाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे, कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे काली घाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलावों का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे, सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों के लिए नए शौकों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलावों के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। काली घाट तस्वीरों में से बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाजारों में भी बेची गई। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थी। इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे उन पर हाथ से रंग भर दिए जाते थे। इस तरह एक ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिर तक भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी थी, जिनमें और भी ज़्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। इन तस्वीरों को बाज़ारों में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था, यहाँ तक कि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण काली घाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। अक्सर मध्य वर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन, तेल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर के कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमकद तस्वीरें बनाई जाती थी। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थी। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियाँ, झीलें, नदियाँ और जंगल होते थे। दुकानों और सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिर में मुखर रूप से सामने आई। आप देख सकते हैं। हम चित्र 14 की चर्चा करेंगे। चित्र 14 में क्या है? हाथी पर बैठकर शेर का शिकार करते हुए एक अंग्रेज काली घाट पेंटिंग 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता, कागज पर जल रंग से बना है। यह पेंटिंग इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि पटुआ कलाकार भारत में अंग्रेज के जीवन को किस तरह देखते थे। उपनिवेशों में अंग्रेज शिकार का बहुत शौक रखते थे।
उनके लिए यह एक ऐसा खेल था जिसमें वे अपने साहस व मर्दानगी का प्रदर्शन कर सकते थे। जीवन अध्ययन। जीवन अध्ययन क्या है? कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन। चित्र 15 को देखें हम तो कुर्सी पर बैठा एक बाबू, काली घाट पेंटिंग, 19वीं शताब्दी। इस तरह की पेंटिंग में आप कलाकार के इस भय को साफ देख सकते हैं कि बाबू लोग पश्चिम की नकल करेंगे और स्थानीय संस्कृति की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ देंगे। यहाँ बाबू को एक मस्खरे की तरह दिखाया गया है जो ऊंची एड़ी वाले जूते पहने अजीब नोकदार पायों वाली कुर्सी पर बैठा है। इसके आगे हम देखें तो एक दृश्य कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा निर्मित 1878 से 1880। इस चित्र की तुलना चित्र 15 के साथ कीजिए। दोनों में कितना फर्क है? आपको कौन सा चित्र ज़्यादा यथार्थपरक लगता है? इस तरह की लोकप्रिय तस्वीरें भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी के जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता की को देवी के रूप में देख सकते हैं जो राष्ट्रीय झंडा लिए हुए होती हैं। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे होते हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। चित्र 17 में आप देख सकते हैं काली कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा निर्मित 1880 के दशक में। यह 1905 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई सिगरेटों के एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है। इसमें आप देवी द्वारा मार गिराए गए दानवों में ब्रिटिश सिपाहियों के सिर देख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन खिलाफ उद्वेलित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। चित्र 18 में आप देख सकते हैं कि भारत माता एक प्रचलित तस्वीर। आगे हम देखें कैमरे की आंख से भारत। कैमरे की आंख से भारत को देखें। भारत के बारे में यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई बहुत सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। उन्होंने भारत को नाना प्रकार की तस्वीरें बनाई थी। उन्होंने भारत की नाना प्रकार की तस्वीरें बनाई थी। कुछ इसी तरह के चित्र कई छाया चित्रकार ने भी अपने कैमरे में कैद किए। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप से कई छाया चित्रकार भी भारत आने लगे थे। उन्होंने तस्वीरें खींची, स्टूडियो खोले और छाया चित्रकारी की कला को बढ़ावा देने के लिए छाया चित्रकारी से जुड़ी समितियों का गठन किया। इनमें से कुछ रूप चित्रकार थे जो अंग्रेज अफसरों की तस्वीर खींचने लगे थे। इन तस्वीरों में अंग्रेज अफसरों को रौबीले और ताकतवर अंदाज में दिखाया जाता था। कई छाया चित्रकारों ने टूटी फूटी इमारतों और मनोहारी भूदृश्यों की खोज में देश भर की यात्राएं की। ठीक उसी तरह से उन छाया चित्रकारों ने जिनकी चर्चा हमने की है, कई छाया चित्रकार ऐसे थे जो ब्रिटिश सैनिक विजय के दृश्यों को कैमरे में कैद करते थे। इनके अलावा कई ऐसे छाया चित्रकार भी थे जो भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्ज कर रहे थे। चित्र 19 में आप देख सकते हैं विलियम हॉडसन के नेतृत्व में घुड़सवार रेजिमेंट, जिसने 1857 के विद्रोह को कुचलने में एक अहम भूमिका निभाई थी। गौर से देखें कि इसमें अंग्रेज अफसर बीच में प्रभुत्वशाली मुद्रा में खड़ा है, जबकि उसके सिपाही उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। आप चित्र में देख सकते हैं।
चित्र 20 को यदि हम देखें, चित्र 20 में देखें सती चौरा घाट कानपुर। चित्र 20 है सैमुअल बुर्ने द्वारा लिया गया फोटो 1865। सैमुअल बुर्ने 1860 के दशक के आरंभ में भारत आए थे और उन्होंने कलकत्ता में बुर्ने एंड शेफर्ड के नाम से एक छाया चित्रकारी स्टूडियो की स्थापना की थी। यह कलकत्ता का सबसे प्रसिद्ध स्टूडियो था। इस फोटो की तुलना चित्र 2 के साथ कीजिए। इनमें आप देख सकते हैं कि चित्रकार और कैमरामैन दोनों ही खंडहरों की तस्वीरों से आकर्षित हो रहे हैं। चित्र 21 को देखिए, बम्बई की एक सड़क पर राष्ट्रवादी जुलूस विकार द्वारा लिया गया छाया चित्र। 19वीं सदी के आखिर तक भारतीय चित्रकार भी भारत की विविध छवियां बनाने वाली तस्वीरें खींचने लगे थे। उन्होंने राष्ट्रवादी जुलूसों, सभाओं और लोगों के दैनिक जीवन के चित्र खींचे थे। आगे हम देखेंगे विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 1878 से 1887 के बीच किया गया था। नई इमारतें और नई शैलियाँ, इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के साथ वास्तु शैलियों में भी बदलाव आया। नए शहरों और नई इमारतों के लिए नई शैलियों को आजमाया गया। चित्र 22 को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं चित्र 22 को। इसमें नुकीली मेहराबों और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई दे रही है। इसे गॉथिक शैली कहा जाता है। बम्बई में 19वीं सदी के मध्य में बनी ज़्यादातर इमारतें इसी शैली की थी। अब इस इमारत की तुलना चित्र 23 में दिखाई दे रही इमारत के साथ कीजिए। इसमें आप गोल मेहराबों और स्तंभ देख सकते हैं। चित्र 22 को आप देख लीजिए, यह है चित्र 22, लंबाई पर ध्यान, गॉथिक शैली। और चित्र 23 गोल मेहराबों पर ध्यान, स्तंभ देख सकते हैं जो एक अलग वास्तुशैली का उदाहरण है। अंग्रेजों ने कलकत्ता में इस शैली का इस्तेमाल किया और यह यूनान व रोम की शास्त्रीय शैली पर आधारित थी। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी इमारतें उनकी सत्ता और वैभव और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को अभिव्यक्त करें। चित्र 23 में आप देख सकते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता 1860 के दशक में निर्मित है। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय कला की चाह। राष्ट्रीय कला की चाह 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया। अब बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता था, अब हम देखेंगे राजा रवि वर्मा की कला। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था। उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी शैली पर महारत हासिल की, परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा। बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये नाटकीय दृश्य बनाए थे। 1880 के दशक से रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे रजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपने महलों की दीवारें रवि वर्मा के चित्रों से पाट दी थी। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया। यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे।
चित्र 24 में देख सकते हैं आप कृष्ण संधान राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र। राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि में देखेंगे हम बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 से 1951 के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और जिसमें आप पहले चित्रों को देख सकते हैं। चित्र 25 मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित जल रंग है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ को दर्शाया है। मेरी माँ कहकर एक पेंटिंग है। और चित्र 26 को देख सकते हैं आप, जिसमें जो है कालिदास की कविता मेघदूत का निर्वासित यक्ष अवनींद्रनाथ का चित्र जल रंग 1904 ईस्वी का है। इसमें धुंध भरी पृष्ठभूमि, हल्के रंग और किसी गाढ़ी रेखा की अनुपस्थिति साफ देखी जा सकती है। यह शैली जापानी जलरंग भूदृश्यों की तस्वीरों में प्रायः दिखाई देती है। चित्र को देख सकते हैं आप। चित्र 27 को देखें तो जातुगृह दाह पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलने का चित्र है। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित जल रंग 1912। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। इस चित्र में लकीरों का लयपूर्ण बहाव, लंबे हाथ और भाव मुद्राओं को देखिए। अवनींद्रनाथ और नंदलाल केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पुरानी शैली में संशोधन किए और उसे अपने ढंग से अपनाया। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह नंदलाल ने अपनी तस्वीरों में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया है। अजंता के चित्रों में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं से बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 25 को हम देख सकते हैं, जिसमें मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित जल रंग है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 26 में जापानी चित्र और चित्र 27 में अजंता की शैली का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए, यह तय करने की कोशिशें इसके बाद भी चलती रही। 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैली से अलग विचार रखती थी। इनमें से कुछ लोगों को यह कला शैली भावनात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीरें बनाने की बजाय असली जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला एवं जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए।
जैसे जैसे यह बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई कला शैलियाँ आती रहीं। अब हम देखेंगे काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन। 1904 में ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व के आदर्श, द आइडियल ऑफ द ईस्ट। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई थी। यह पंक्ति थी, एशिया एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिमी द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। ओकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अवनींद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला था। चित्र 28 में आप देख सकते हैं, देवदार के पेड़ हासेगावा तोहाकू द्वारा चित्रित 16वीं शताब्दी में है। तो ये रहा हमारा दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। धन्यवाद। जय हिंद।